नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एमएसपी पर कमेटी बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है क्योंकि किसान नेता सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान संगठनों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री का यह कहना है कि किसान संगठनों को कमेटी के लिए 2-3 प्रतिनिधियों के नाम देने थे जो अब तक उनको दिए नहीं गए और इस वजह से कमेटी बनने में देरी हो रही है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का इस पर यह कहना है कि किसानों को लेकर के सरकार बेफिक्र है। आपको बता दें कि किसानों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए थे और एमएसपी पर कमेटी बनाने का आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया था। तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि किसान सरकार से नाराज हैं और फिर आंदोलन हो सकता है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक हिसार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे जहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। मैं तो मंशा पे नहीं जाता, पर किसान इससे चिंतित हैं और नाराज हैं और अगर इसको नहीं पूरा किया जाता तो दोबारा आंदोलन हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि आज तक कभी भी किसानों को सही दाम मिला ही नहीं, इवन एमएसपी पे। मैं एक बार किसान मोर्चे का इंचार्ज था बीजेपी में, तो मैं मिलने गया था प्राइस कमीशन के चेयरमैन से। उसने हमें बताया कि साहब आप ऐसा करो कि किसी तरह ये हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदलवा दो। हमारे जब हम दाम तय करते हैं तो हमको विदेश में जो दाम है वो, यहाँ जो बाज़ार में है दाम है वो, और बहुत सारी चीज़ें जोड़ के तब हम दाम तय करते हैं, और जो किसान के पक्ष का कभी होता ही नहीं है। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो किसान के पक्ष में इस देश में नहीं है। तो अभी आपने सत्यपाल मलिक को सुना, लेकिन आज की बड़ी बहस का सवाल है, उस पर भी नजर डालते हैं। उसके बाद आगे की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि सरकार तैयार है तो फिर किसानों को इंतजार किस बात का है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से जो 2-3 नाम देने थे वो किसानों ने नहीं दिए हैं। दूसरा सवाल यह है कि एमएसपी कमेटी के लिए नाम देरी आने में आखिर ये देरी क्यों हो रही है, क्योंकि एमएसपी कमेटी के लिए जो नाम है वो देने हैं किसानों को, लेकिन इसमें देरी क्यों है। सवाल तीसरा यह है कि क्या किसान संगठनों का जो अब मूड है वो आगे क्या रहने वाला है और आगे किसान संगठन इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ये सवाल भी बड़ा है क्योंकि अभी भी आपने सुना सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि एक बार फिर से आंदोलन हो सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और सवाल ये भी है चूंकि एमएसपी को लेकर के कमेटी बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन वो कमेटी का न बनना और इसके अलावा भी अन्य विषय जिसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि जो रार है वो बरकरार है और इसको लेकर के किसान संगठनों की तरफ से, या फिर आप ये कहें कि राकेश टिकैत या तमाम बड़े किसान नेता जो बात कह रहे हैं, अब उसका हल सरकार किस प्रकार से निकालेगी, ये उससे भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा था 13 महीने तक ये जो आंदोलन चला उसके बाद किस तरह से कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसके बाद सहमति बनने पर इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका भी स्वागत है। स्वामी इंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा। चूंकि एमएसपी पर कमेटी जो बनाई जानी थी इसको लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है खासतौर से केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कि भाई जो नाम किसानों को देने थे 2-3, वो नाम आप लोगों ने नहीं सुझाए, इसलिए अब तक वो कमेटी बन नहीं पाई है। क्यों देरी हो रही है नाम देने में? पहला रिएक्शन मैं आपका इसी पर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, मैं बता देना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने जब ये आंदोलन स्थगित किया था तभी सरकार को हम अपने मेंबरान की जो लिस्ट है सरकार को दे दी। हम लोग इतने किसान संगठन है, 500 जन संगठन है, 40 के संगठन और उनके पदाधिकारी संयुक्त किसान मोर्चे की जो मेन बॉडी को चलाते हैं, 9 मेंबरी हमारी कमेटी है। सरकार के पास तमाम नाम है, हर चीज सरकार के पास है। सरकार अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि एमएसपी को लेकर सरकार कितनी है, और ना ही सरकार ने कमेटी बनाने की घोषणा की। जब आप घोषणा करेंगे, कोई लेटर भेजेंगे सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर, अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के पास कोई भी पत्राचार नहीं हुआ, और ना ही जब ये आंदोलन स्थगित हुआ था सरकार ने किसानों से मिलने तक जो है गुंजाइश समझी।
और यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार जानबूझकर देश और देश के किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नीति है, आज किसान की हालत इतनी खराब है। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस वक्त जो गेहूं की फसल है बहुत ही कम हुई है, 25 मन से ज्यादा, यानी कि लगभग 10-12 क्विंटल से अधिक किसान को फसल नहीं आई। और ना ही सरकार ने 7 साल का राज हो गया बीजेपी का, एमएसपी के ऊपर सरकार ने बोनस देने का काम तक नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, खासकर जो कृषि प्रधान प्रदेश है, वहां का किसान त्राहिमाम कर रहा है। स्पेशल गिरदावरी की बात कर रहा था कि मेरी सरसों की फसल खराब होगी, मेरी दूसरी फसलें खराब होगी, मेरी गेहूं की फसल खराब होगी, तो सरकार गिरदावरी तक नहीं कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर किसानों का शोषण करने में किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई पहल होती हमें नजर। प्रवीण अत्रे जी, एक तो जो जवाब स्वामी इंद्र जी ने जो कहा उसका भी दीजिएगा, लेकिन राकेश टिकैत ने भी एक बयान दिया, मैं उस पर भी आपका रिएक्शन चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि आप तो किसानों को लेकर के बेफिक्र हो गए। जवाब दीजिए प्रवीण जी। देखिए आयुष, ऐसा है, पहले तो स्वामी इंद्र किस किसान यूनियन से संबंध रखते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा ये जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं ये बात इसलिए जानना चाहता हूं कि अभी स्वामी इंद्र ने ये कहा कि किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने अपने प्रतिनिधियों का नाम दे दिया था इस कमेटी के लिए, यही अभी कहा है इन्होंने। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल, शिव कुमार कक्का, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत अलग अलग मंचों से 3 बार ये बात कह चुके हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों का नाम तब तक नहीं देंगे जब तक सरकार हमें ये नहीं बता दे कि इस कमेटी में और कौन कौन सदस्य होंगे। यहां पे स्वामी इंद्र कह रहे हैं कि हमने नाम दे दिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता वो अलग बात कह रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है इन तथाकथित संयुक्त किसान मोर्चा, या मैं कहूंगा स्वामी इंद्र जो प्रवक्ता है, या तो स्वामी इंद्र को जानकारी नहीं है, या स्वामी इंद्र जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है, यही स्थिति है कि ये कमेटी नहीं बन पा रही है। इन्होंने एक बात और कही कि देखिए किसी भी तरह का सरकार ने हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया, कोई पत्राचार नहीं किया हमारे को। 22 मार्च को कृषि सचिव ने बाकायदा संयुक्त किसान मोर्चा से ये आग्रह किया कि आप अपने 2-3 मेंबरान का नाम दे दीजिए जो इस कमेटी में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये 22 मार्च की बात है। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ से 25 मार्च को एक बयान आता है, मीडिया में एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें वो ये तो कहते हैं कि हाँ हमसे नाम मांगे गए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि साहब हमसे ये नाम टेलीफोनिकली मांग लिए गए हैं, किसी चिट्ठी के जरिए नहीं मांगे गए। फिर जब ये उनका संशय खत्म कर दिया जाता है, फिर वो 31 तारीख को एक और प्रेस नोट जारी कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब देखिए नाम तो तब देंगे, हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी कुछ डिमांड्स हैं, पहले उनके बारे में हमें क्लैरिटी हो। पहली जो मैंने बताया कि वो ये कहते हैं कि साहब इस कमेटी में कौन कौन होंगे। दूसरा कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो किसान जत्थेबंदियां जो 3 कृषि कानूनों के पक्ष में थी, उनका कोई नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, ये भी वो कहते हैं कि इसका बारे में भी हमें बताइए। और तीसरी जो बड़ी अजीब बात है, वो कहते हैं कि क्या ये कमेटी जो सिफारिश करेगी सरकार इसको मानने के लिए बाध्यकारी होगी, ये भी हमें क्लैरिटी कीजिए। अब ये एक संवैधानिक मसला है, संविधान का एक सिस्टम। सर देखिए जो ये कमेटी बननी है, इस कमेटी के अंदर 4 अलग अलग स्टेक होल्डर होंगे। ये सरकार ने जिस दिन ये आश्वासन दिया था कि एमएसपी पे कमेटी बनेगी, उसी दिन स्पष्ट कर दिया था। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। ये 4 स्टेक होल्डर जो हैं इस कमेटी में होंगे। तो चारों स्टेक होल्डर मिलके मंत्रणा करके विचार विमर्श करके एमएसपी के ऊपर अपनी सिफारिश करेंगे। अब देखिए सरकार बाध्य होगी या नहीं होगी। जब भी कोई कमेटी सिफारिश करती है, सरकार बाध्य किस चीज के लिए होती है, जो पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि कोई भी सिफारिश आती है वो पार्लियामेंट में आती है, पार्लियामेंट के पटल पे रखी जाती है, फिर उसको कानून की शक्ल मिलती है। उसका कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, कोई कमेटी कानून नहीं बना सकती। ना कि संविधान में किसी कमेटी को अख्तियार है। हमारे देश में संविधान के अनुसार कानून बनाने का अख्तियार केवल लोकसभा को है, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बावजूद इस तरह की अटपटी मांग,
मतलब सीधा सा है कि जिस वक्त सरकार ने एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, ये बात मैं मानता हूं कि उस वक्त मीडिया में एक चर्चा हुई, सिंधु बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और उस बैठक में से बात ये निकल के आई कि इन लोगों ने कोई 5 लोगों के नाम निर्धारित किए हैं जिनको ये कमेटी में अपना सदस्य के तौर पे शामिल करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों का आपसी झगड़ा ये है कि उसमें कहीं राकेश टिकैत का नाम नहीं था, तो राकेश टिकैत साहब कैसे मान ले, क्योंकि 32 ऑर्गेनाइजेशन थी, 32 की 32 ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं कि हमारी नुमाइंदगी हो, दूसरे की भले ही ना हो। तो ये तो इनका आपस का झगड़ा है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार ने जब आपसे आपकी नुमाइंदगी के लिए नाम मांगे हैं तो आप वो नाम मीडिया में जारी कर दीजिए, एक चिट्ठी बनाइए, कहिए कि देखिए ये 3 लोग हमारे नुमाइंदगी करेंगे और हमने सरकार को ये चिट्ठी भेज दी है, वो चिट्ठी मीडिया में भी जारी कर दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह का। लेकिन यहाँ पे आके जो आपके संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहा है और प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं, दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है प्रवीण जी, अब आपकी इस बात का जवाब मैं स्वामी जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले बजरंग दास गर्ग जी का भी मैं एक रिएक्शन चाहता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, एमएसपी पर लेकर कमेटी नहीं बन पा रही, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, डिले क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये सरकार जैन करके कमेटी बनाने में लेट कर रही है। अगर सरकार की नीयत ही साफ है, क्या कमेटी एमएसपी कानूनी बना दे? कानून क्यों बनाती? भाई ये क्या जान करके एक सिस्टम है, जैसे अत्रे जी बार में बोल रहे थे कि किसानों में आपसी फूट है, 32 संगठन है, 5 आदमी लेने, इनकी पॉलिसी यही है, फूट घेरो और राज करो। ये किसान संगठनों में फूट घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि ये आपसी मिट जाए, ना तो कमेटी बने ना एमएसपी की बात उठे या मुद्दा ही ना रहे। जबकि बिना पूछे, जब सरकार बिना किसान से राय लेकर एमएसपी कानून बना सकती है और बिना अपनी मर्जी से देश के प्रधानमंत्री जी उस कानून को रद्द कर सकते हैं, भाई अपनी मर्जी से ये उसको एमएसपी कानून भी बना सकते हैं। इनके पास पूरी पावर, पूरा बहुमत इनके पास है, जो रोकने वाला कौन है? इनको ही पता होना चाहिए। आज पूरा देश का किसान ही नहीं तो आम जनता इनसे नाराज है। किसान देश का अन्नदाता है, इन्होंने क्या क्या इनके कारण देश के अंदर बड़ा भारी आंदोलन हुआ, आंदोलन के कारण 700 किसान मर गए, यहाँ तक कि देखो कितने किसानों पर झूठे मुकदमे बने, उन पर पानी बिछोड़े फेंकी गई, लाठीचार्ज हुए, हजारों किसानों पर झूठे मुकदमे आज भी दर्ज है। ऐसे हालात ही सरकार के। लेकिन गर्ग साहब, अगर एमएसपी पर कानून बनाना इतना आसान था तो आप लोगों को बना देना चाहिए था। एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया आपने? तब तो आप लोग तर्क ये देते थे कि भाई ये देखिए 3 कानून जो नए ले आए हैं उसकी वजह से अब जरूरत है, लेकिन अब तो वो भी वापस ले लिए गए हैं। तो आप बताइए आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया था? इतना आसान है कि हाँ पार्लियामेंट में बैठी और कानून बना दिया आपने, बना देते आप लोग। जब इन्होंने तो वायदा किया था, इन्होंने तो चुनाव के समय वायदा किया था हम एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, इन्होंने अपनी घोषणा में मुकदमे क्यों हो? ये वादा बजरंग दास गर्ग एमएसपी पर कानून बनाएंगे, ये वादा कब किया? फसलों का उचित एमएसपी देंगे, ये यहाँ तक तो ठीक है। नहीं गर्ग साहब, फसलों का एमएसपी देंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे तक तो ठीक है, लेकिन एमएसपी का कानून बनाएंगे ये तो वादा नहीं था भाई। मैं कोई खुला घोषणा किया था। और ये सुनो, साहब ये भी कहा कोरोना के समय में 20 लाख करोड़ रुपए किसान के खाते, मतलब नहीं ये सब ठीक है गर्ग साहब ये सब ठीक है, लेकिन गर्ग साहब आप बताइए ना कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया एमएसपी पे कानून? आप लोगों ने तो किसानों की इतनी चिंता की भाई, कम से कम एमएसपी का एक कानून बना देते कि एमएसपी के अलावा आदमी बेच नहीं सकता भाई, एमएसपी से कम देंगे तो हम जेल में उठा के डाल देंगे। आपने बनाया नहीं। हरियाणा विधानसभा के अंदर बकायदा, अरे यूपीए की सरकार थी, मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र को बनाना था ना, केंद्र में क्यों नहीं बनाया? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा केंद्र में क्यों नहीं बनाया भाई? उसके बाद पूरे देश के किसान की चिंता कर लेते, देश के अंदर सबसे ज्यादा शासन आप लोगों ने किया, एमएसपी का एक कानून ही तो बनाना था ना, बना देते, क्यों नहीं बनाया? पूरी समझे उसकी कार्रवाई किसने की? किसान की फसल एमएसपी किसने खरीदी? आपके सामने। आज किसान के एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी खरीदी वो बात सब ठीक है, लेकिन एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया भाई? उसको फुल प्रूफ क्यों नहीं किया? उसमें आपने लूप होल क्यों छोड़ा? आज किसान जो है ये चाहते थे
इनको किसानों को बांध रहे, बड़ी बड़ी कंपनियों को किसानों का हाथ लूट नहीं छोड़ते। आज जो सरसों है, सरसों की एमएसपी 5,050 रुपए रेट है, आज लेकिन 7,000 से ज्यादा में बिक रही है। आज कपास की नहीं, ये ठीक बात है गर्ग साहब। देखिए एमएसपी नहीं मिल रही किसानों को या उसमें दिक्कतें हैं, ये सवाल तो मैं मान सकता हूं, लेकिन कानून बनाने की बात अगर कहेंगे कि भाई एमएसपी पर कमेटी बनेगी, उसके सुझाव को किस तरह से माना जाएगा, वो पटल पर रखेंगे, उसका एक प्रोसीजर है, कम से कम वो तो फॉलो होना चाहिए ना। आप तो कह रहे हैं इनकी सरकार है, बना दे कानून। एक मिनट भी बात पूरी कर लेने दो। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज किसान को जो प्राइवेट जो फैक्ट्रियां है, उद्योगपति है, मंडी के आड़ती है, किसान को अच्छे फसल के दाम दे रहे हैं। सरसों का एमएसपी 5,050 रुपए, तो आपको खुश होना चाहिए किसान को। ये लोग तो क्या लूटते हैं किसानों को। ये चाहते थे किसान की फसल थोड़े दामों में इनको उद्देश्य क्या है? किसान को अच्छा दाम मिले, और आप खुद मान रहे हो कि दाम अच्छे मिल रहे हैं। आप थोड़ी मान रहे हो, आप दे रहे हो कि दाम कौन दे रहा है? कौन दाम दे रहा है? अपने थोड़े मत बोलो, देश का हमारा मिलर दे रहा है, कौन दे रहा है? तो ठीक है ना गर्ग साहब, भाई किसान को मिल रहा है ना, अच्छा दाम मिलना चाहिए, तो बढ़िया है। किसान को अच्छा दाम मिले तो सरकार दे रही है क्या? सरकार तो ये चाहती थी इनको अच्छे दाम ना मिले, प्राइवेट मंडियां खुलवा कर किसान को लूटने के लिए। अब देखिए, अब अच्छा दाम मिल रहा है तो आप कह रहे हैं उसमें भी सरकार की साजिश है। भाई अच्छा मिल रहा दाम मिलने दीजिए ना, पूरी साजिश। चलिए ठीक है गर्ग साहब, मैं पंजेटा जी का एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं ना, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। पंजेटा जी आपका रिएक्शन। देखिए आयुष जी, मैं सारी बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा टच करूंगा। यहाँ पे जहाँ तक कमेटी की बात है तो जैसे कि उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किसानों के होंगे और उसके अंदर जो है विशेषज्ञ होंगे। तो यहाँ पे जैसे हम 1 साल तक डिबेट करते रहे हैं, ये कृषि कानूनों की वजह से कभी मिलने का समय नहीं दिया जा रहा, कभी कृषि मंत्री अपने सचिव को भेज देते हैं, खुद मीटिंग में नहीं आते। उसके बाद फिर एक आंदोलन चलता है पंजाब से हरियाणा से होते हुए, फिर वो सारी की सारी जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं, और हमें लगता है कि हम उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। और सरकार अगर कहीं पे भी लगेगा कि उसकी मंशा ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है, तो दोबारा से वैसी स्थिति उत्पन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ सरकार होगी। किसानों को जो है मैं क्योंकि ये कानून किसानों के लिए बनने हैं, कमेटी किसानों के लिए बननी है, सॉरी, तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी होनी चाहिए पहले तो जो उसके अंदर वो किसानों की होनी चाहिए। और बाकी जो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका किसान यूनियन के अंदर ही संयुक्त किसान मोर्चा में ही 16 से अधिक तो मुझे लगता है राज्यपाल जी का ही विरोध कर चुके हैं। और जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिनका राजनीतिक झुकाव रहा है, मैं कहूंगा स्वामी इंद्रदेव जी को भी, कि सबको साथ लेने से ये चीज बनती है। अगर आप कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग रखेंगे तो आपको हरियाणा में वो समर्थन नहीं मिलेगा। और हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा के किसान एकजुट होकर भाईचारा बनाए रखें और अच्छे लोगों को सामने लेके आए, जिनके पीछे लोग किसान खड़े हो सके, चाहे वो किसी भी पार्टी में, राजनीति से ऊपर उठकर। दूसरा यहाँ जिक्र हो रहा था, अब यहाँ क्योंकि प्रवीण अत्रे जी बैठे हैं, वो सारी चीजों को अच्छी तरह जानते हैं, तो प्रवीण अत्रे जी से आगे की बात मेरी इन्हीं के जवाब से शुरू होगी कि वीट की, गेहूं की हरियाणा की नेशनल एवरेज पिछले साल क्या थी? अत्रे जी आप बताएंगे थोड़ा सा पर क्विंटल क्या थी? ऐसा है पंजेटा जी, आप जो बात कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आपके नेता का मैंने एक बयान पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस बार यील्ड कम हो गई है, इसलिए मेरे नेता का आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जो कहना चाह रहे हैं मैं सीधा आप मुझे आप हरियाणा की बात बताइए। मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपको। देखिए अभी क्या मैंने वो बयान पढ़ा था कि यील्ड कम हो गई है। यील्ड किस लिए कम हुई है? क्योंकि गर्मी जो है बहुत पहले आ गई है, दाना सूख गया, ये सारे जो है टेक्निकल चीजें हैं। विषय क्या है कि अगर किसान जो 2015 उसका एमएसपी गेहूं का है, लेकिन उसको 2015 की बजाय अगर 300 रुपया ज्यादा मिले, तो हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि किसान को उसकी एमएसपी पे 300 रुपया ज्यादा भाव मिल रहा है, बजाय इस बात की राजनीति करने के कि किसान का जो है यील्ड कम हो गया है।
अभी तक जो एवरेज का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 40% किसान, खासतौर पे उस क्षेत्र के किसान जहां से आपकी पार्टी का ज्यादा संबंध है, 40% किसान अभी गेहूं मंडी में लेके नहीं आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों को ये उम्मीद है कि हमें 300 से भी ज्यादा भाव मिलेगा। इसलिए यील्ड का अनुमान इस वक्त ना आप लगा सकते ना मैं लगा सकता, वो अनुमान तब लगेगा जब पूरी फसल मंडी में एक बार आके तुल जाए। ठीक है पंजे, ठीक है, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए प्रवीण अत्रे जी, आपकी पिछले साल की जो नेशनल एवरेज थी वो 22 से 24 क्विंटल प्रति एकड़ थी, और ज्यादातर किसान जो होता है वो अपनी जो फसल उगती है वो दिखने में हमारी भी बड़ी सुंदर दिख रही है, लेकिन अगर उसको झाड़ को मसल के देख रहे हैं तो उसमें से सच में ये पूरे हरियाणा में है, और आपके पास पूरा सरकारी तंत्र है, आपके पास आड़ती, आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं आपसे, आपको तो फील्ड में अपने पटवारियों से भी अगर आप रिपोर्ट लेना चाहें तो ज्यादातर किसानों के सिर्फ 3 क्विंटल पर एकड़ और 10 से 12 एकड़ है, और आपको आड़ती भी मैक्सिमम बताएंगे, मैक्सिमम जिसकी अच्छी हो 15 क्विंटल प्रति एकड़ की यील्ड जो उत्पादन है इस बार निकल रहा है। उसके बाद आपने सरसों का जिक्र किया 7100 रुपए, 7000 प्लस 6100 रुपए रेट है आज की डेट के अंदर, और दो बारी सरसों बोने के बाद भी लोगों की सरसों नहीं होगी। सरसों 2.5 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ सिर्फ निकल रही है। उसके बाद मैं आना चाहूंगा, आप बात कर रहे थे एक, ये अभी गन्ना भी आपको पता है कट भी रहा है, बुआई भी हो रही है, और टॉप बोरर की जो है अभी से गन्ने में आ गई 40% बीमारी टॉप बोरर की, और 40% गन्ने की वो कम हो गई है। पहले किसानों को पर्चियां नहीं मिल रही थी, अब जो कंपनियां हैं वो किसानों के पीछे लेके घूम रही हैं, नगद ले लो, पर्ची ले लो, मगर अब क्योंकि साथ में गेहूं की भी कटाई हो रही है, लेबर की समस्या किसान के ऊपर आके खड़ी हो गई है। आपने बहुत आराम से कह दिया प्रशंसा करनी चाहिए, मैं प्रशंसा बिल्कुल करता अत्रे जी आपकी सारी बातों की, मगर आप शायद भूल गए कि अभी तक का इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट है, अभी तक के तेल के रेट हाईएस्ट है, और तेल के रेट जो है वो सीधा किसान की इनपुट से जुड़े हुए हैं। अब इनपुट से जुड़े हैं, उसके अंदर सारा कुछ आ गया, किसान की लेबर महंगी हो गई। अगर मैं जो स्वामीनाथन आयोग की जो आपने C2 नहीं किया, लेकिन मैं सीधा आपके ऊपर A2 पे आता हूं, पहले जो डायरेक्ट परचेज है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीएपी के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, वो नहीं कैलकुलेट की आपने, अभी जो रिपोर्ट है प्रेजेंट उसमें आपने फर्टिलाइजर नहीं किए, आपने सीड के नहीं किए, और घटिया सीड की वजह से जो उत्पादन नहीं हो रहा, इस वक्त मैं क्या बात कर रहा हूं, जो उत्पादन ही नहीं हो रहा उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद मशीनरी महंगी, उसके बाद जीएसटी, और तेल के दाम से आपकी सारी चीजें महंगी। आज क्या है, ग्रामीण अंचल के अंदर अगर आप देखें तो हर पेट्रोल पंप पे रिपोर्ट निकलवा लीजिए किसानों का उधार कितना पड़ा है, और डीजल की खपत क्योंकि किसान का जवाब देना चाहूंगा, अब मुझे उसके बाद फार्म लेबर आता है, एफएल आपका, फार्म लेबर में आपकी लेबर निरंतर बढ़ती जा रही है, और जो C2 है ना आयुष मेन जो चीज है उसके अंदर पट्टा मनी है, ट्रैक्टर का ब्याज है, उसके अंदर एग्रीकल्चर परचेज इक्विपमेंट है, कंबाइन का खर्चा है, रेंट है उसका, उसके बाद उसकी छोटे मोटे और जो रिपेयर है मोटर वगैरह के, लेकिन C2 तो कोई ये सरकार देखती भी नहीं है, उसकी तरफ बात ही नहीं करती है। देखिए बात इस वक्त आप MSP देने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं इस वक्त किसान को लागत भी नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ किसान के लिए तेल के दाम नहीं बढ़ते। आप क्या बात कर रहे हो 300 बोनस की? चलिए सबके लिए है, और वाकई में ये बात जो आपने कही है वो इफेक्ट तो कर रही है। मैं एक रिएक्शन स्वामींद्र जी से लेता हूं, उसके बाद जब उत्पादन ही आधा रह गया उसका, जब 3 क्विंटल निकलेगी तो आप उसको MSP दे के भी आप बताओ 3 ठीक है। चलिए अब आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। अब मैं स्वामींद्र जी पहले तो ये बता दीजिएगा, क्योंकि प्रवीण जी ने ये पूछा कि भाई आप किस संगठन से हैं, थोड़ा सा उसका स्पेसिफिक नाम बताइए, और दूसरा ये कि भाई 3 ही नाम तो देने हैं ना, वो 3 नाम को अगर आप बता दें या उसकी घोषणा कर दें तो फिर सरकार उस पर विचार कर सकती है, क्योंकि अगर आपके एंड से भी नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा, MSP को लेकर कैसे कमेटी बन पाएगी फिर? देखिए हमारे संगठन का नाम किसान यूनियन है, साबित मलिक जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अत्रे जी को पता है, और ये जानबूझकर ये बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं किस संगठन से है। किसान तो हर किसान यूनियन से जुड़ा हुआ है, किसान अपनी आवाज अपना विश्वास। तो फिर आपको ये जानकारी क्यों नहीं है स्वामींद्र जी? जो जगदीश डल्लेवाल का बयान आया, योगेंद्र यादव का बयान आया, जो ये कह रहे हैं कि हम नाम तब तक नहीं देंगे जब तक सरकार हमें ये जवाब ना दे दे, फिर आप इस बात की जानकारी क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं हमने नाम दे दिए, उन्होंने नाम दिए। ये बात आपको 22 मार्च की बता रहा हूँ। जब 22 मार्च को सरकार से हमारी वार्ता चल रही थी तो हमने सरकार को अपना प्रस्ताव दिया था
पर सरकार ने हमें लिखित जवाब नहीं दिया। आप सरकार बोल रही किसान हमें जवाब नहीं दे रहे, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से देश को भ्रमित कर रही है। जब देश के अंदर पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, जिस सेशन के अंदर प्रधानमंत्री 3 कानूनों को वापस देने की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति ही देश के अंदर कानून लाता है और एक व्यक्ति ही देश के अंदर कानून वापस लेके आता है, तो पार्लियामेंट की गरिमा कहाँ रह जाती है? ये बताइए ना। अभी तो आप बड़ा व्याख्यान करते देश के संविधान का कि आज बाबा साहब की जयंती है, उसके ऊपर आप व्याख्यान कर रहे थे कि देश का संविधान कैसे चलता है, लोकतंत्र कैसे चलता है। पर आप बताइए ना, आपने लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाई, आपने किस प्रकार से देश के अंदर महाभियोग लाकर इस देश के अंदर जो है कानूनों को लाया गया, चोर रास्ते से लाए गए और लोगों ने पूछा तो नहीं किया, चर्चा तक नहीं हुई। अरे लाने की चर्चा तो नहीं किया आपने, वापस लेने की चर्चा तो कर लेते। ये 3 कानून कैसे आप वापस ले रहे हो और क्यों ले रहे हो? पर आपने आज भी देश के अंदर जब विधानसभा लोकसभा चल रही थी, तो आपने एमएसपी को लेकर चर्चा तक नहीं की, ना ही चर्चा होने दी। और आज अगर आप बोल रहे कमेटी बनेगी, तो आपको रोक कौन रहा है? आप कमेटी तो बनाइए, कमेटी गठन तो कीजिए, किसान अपने प्रतिनिधियों को भेजने का काम करेंगे, आप कमेटी बनाने का काम। चलिए प्रवीण, दो चीजें। पहली चीज तो ये है कि कह रहे कि 22 मार्च को हमने प्रस्ताव दिया। साहब, आपको कोई प्रस्ताव नहीं देना, आपने केवल अपने 3 प्रतिनिधियों का नाम देना है कि कमेटी में ये हमारे 3 प्रतिनिधि होंगे, जो आपने नहीं दिया। और आपके नेता मंच से बोल रहे हैं कि हम जब नहीं देंगे, वो मंच से बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे। आप कम से कम अपने आप को अपडेट रखिए पहले। आज बोल रहा हूं, दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, आप आगे सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, ये प्रधानमंत्री मिलने आपके सारे आंसर, अरे प्रधानमंत्री प्रतिनिधियों को मैं आपके सारे आपके मंत्री, अरे सुन लीजिए भाई, बीच में नहीं ठीक है, चलिए बात नहीं करी उन्होंने, वापस ले लिया, चर्चा नहीं करी, लेकिन आपको आपका जो काम था वो भी करना था ना स्वामी इंद्र जी। कम से कम 3 नाम तो दे देने चाहिए थे ना, 3 नाम दे देते कम से कम, एमएसपी की बात थी, लेकिन वो भी नहीं दिया। आयुष, क्या हो रहा है? देखिए कैसा झूठ बोला जाता है कि एक अकेले आदमी ने घोषणा कर दी, एक अकेले आदमी ने वापस कर लिया पार्लियामेंट। इनको वही तो बात है, संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है, या तो जानबूझ के झूठ बोलते हैं यहाँ पे आके। कैबिनेट को अख्तियार होता है, कैबिनेट, अरे भाई झूठ, पार्लियामेंट चलो भाई, अरे आपने पार्लियामेंट चलाई है, मुझे पता है, मेरे को पता है प्रभु, आपने पार्लियामेंट चलाई है। अरे मुझे पता है प्रभु, आपने चलाई है। आवाज के सामने ठीक है स्वामी इंद्र जी, आप सुन लीजिए, आप सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। हाँ देखिए, कैबिनेट को अख्तियार होता है। इनको थोड़ा समझा भी देता हूं कि जब सरकार कोई भी कानून, जब उसका मसौदा तैयार होता है, सबसे पहले वो कैबिनेट में आता है, कैबिनेट से पास होकर पार्लियामेंट में उसके ऊपर चर्चा होती है। अगर वापसी भी होनी है तो पहले वो कैबिनेट में आएगा, जैसा कि इस कानून के बारे में हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट में उस पर चर्चा इसमें भी हुई थी, और लगातार चर्चा हमने पार्लियामेंट की ऑनलाइन देखी थी। तब आप लोग पता क्या बोलते थे कि साहब आपने तो ध्वनि मत से कानून पास कर दिया, आपने तो इसमें बहस ही नहीं कराई, जबकि जो अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। तो अभी आप कह रहे हो कि आप पार्लियामेंट में लेके ही नहीं गए, पार्लियामेंट में लेके ही नहीं गए। तो कह रहा हूँ, मत झूठ बोलो, मत झूठ बोलो, ज्यादा झूठ जनता। देखिए स्वामी, ठीक है, हाँ स्वामी इंद्र जी सुन लीजिए, हाँ सुनिए। अब तो सब्र करो, ये बता दीजिए। अरे स्वामींद्र जी, ये सुन तो लो, अब तो सब्र करो आपके। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे मैं बता दूंगा भाई, इनको पहले चुप कराओ। ठीक है स्वामी इंद्र जी, आप सुनिए, तो सुनिए, हाँ सुनिए। अब तो स्वामी इंद्र जी कम से कम थोड़ा शर्म कर लो। 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह के थप्पड़ जनता ने आप लोगों को मारा है, उसके बावजूद भी आपको अकल नहीं आई। अभी भी आप झूठ में झूठ बोले जा रहे हो। मैं बोलूंगा ये बात, मैं बोलूंगा ये बात। ये जो अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं, ये किसानों का हित नहीं कर रहे हैं, ये लगातार किसानों का नुकसान कर रहे हैं। सुनिए आगे, अरे प्रभु सुन लीजिए, आपको वोट के जरिए थप्पड़ पड़ा के नहीं, पंजाब में चुनाव लड़ने गए थे, क्या हुआ आपके नेता? मानते जब्त हुई है, राजेवाल की जमानत नहीं बची है, बलबीर राजेवाल की जमानत तक नहीं बची है। अरे जनता ने इससे ज्यादा और क्या आपको अक्ल देता है, और क्या सबक सिखाते हैं आपको? ठीक है इंद्र स्वामी, इंद्र जी आप सुनिए जी। आपको वोट देती है क्योंकि आपका नमक खाया है। अरे अब सुनिए, आगे मैं बात करता हूं, क्योंकि ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं जो रजत पंडेता जी ने की। रजत पंडेता जी ये कह रहे हैं कि जो गेहूं है उसका यील्ड 3 क्विंटल नहीं, एवरेज 3 क्विंटल। अरे रजत पंडेता जी की बात कर रहा हूँ। अरे रुक जाओ भाई, एक वैल्यू बता रहे थे। अरे रुक जाओ भाई, बताओ ना, कहां नहीं प्रधानमंत्री ने? अरे मोदी का नमक करा दो। अरे इनको चुप कराओ। अरे ठीक है स्वामी इंद्र जी, कम से कम शर्म कर लेते उस बात को सुन के।
उस बात को ही सुन लेते। देखिए रजत पंडेजा जी ये कहते हैं कि 3 क्विंटल जो है एवरेज निकल रही है गेहूं के। पंडेजा जी मैं आप जैसे समझदार 14-15 कह रहा हूं, सुनिए एवरेज है 3 क्विंटल मिनिमम निकली है, 10-12 क्विंटल जो निकल रही है। और अगर आपको इन्फ्लेटेड फिगर भी मिलेगी तो 15 से ऊपर नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम 15 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 15 से ज्यादा नहीं है, और मिनिमम बता रहे थे वो 3 क्विंटल। देखिए ऐसा आयुष, मैं भी खेती से जुड़ा हूं, मेरी भी जमीन है, मुझे भी खेती का पैसा आता है, मुझे पता है मेरी जमीन में 22 क्विंटल जो है मेरी जमीन में गेहूं निकली है एकड़ के हिसाब से। अब ये कहां से फिगर लाते हैं तो मैं नहीं जानता। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही तेल। देखिए मैं इस बात को कई बार पहले भी कह चुका हूं। पंजेटा जी क्या करते हैं, पंजेटा जी तर्क देते हैं आज से 15 साल पहले, जिस वक्त किसान की निर्भरता तेल पे बहुत ज्यादा थी, क्योंकि किसान को बिजली तो मिलती नहीं थी, तो किसान अपनी फसल को पानी देने के लिए इंजन से पानी देता था, उसको इंजन में तेल फूकना पड़ता था, जो उसका सबसे बड़ा खर्चा होता था। वर्तमान सरकार ने क्या स्थिति पैदा की है, किसान को बिजली की कमी नहीं है पंजेटा जी, किसान की तेल पे निर्भरता को खत्म कर दिया है सरकार ने। इंजन नहीं चलाना पड़ता। मुझे बताइए पंजेटा जी, किसानों का खेतों में बिजली दे रहे हो आप, आखिरी बार 24 घंटे में 8 घंटे में बिजली मिल रही है। अब दूसरी बात, एक और चीज दूंगा। बिजली 8 घंटे से मैक्सिमम 24 घंटे में। भाई ये सवाल उठ गया कि आपने कहा बिजली, लेकिन बिजली भी नहीं मिलती किसानों को। चलिए इस बात का फैसला कौन करेगा? चलिए ठीक है, इस बात का ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा ना, सबकी बात आ अब जाएगी। देखिए बजरंग दास गर्ग जी ने लगातार छूटते ही एक झूठ बोला और मैं तो हैरान था। वो कहते हैं कि भाई साहब किसान को अगर एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा है तो ये सरकार की साजिश है, और इस बात से परेशान है बजरंग जी। मैं हैरान हूँ कैसे किसान बात बोल रहे हो आप, मुंह की बारी बोल रहे हो। मैंने कहा ये व्यापारियों की बदौलत मिल रहा है, ये उद्योगपति जो मिल, सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार तो चाहती थी किसान का माल खाना। नहीं ठीक है, लेकिन किसान को तो जब भी मिलता है ज्यादा भाव, उसमें सरकार का कौन सा योगदान है भाई? किसान को मिल रहा है ना अच्छा भाव, बहुत अच्छी बात है। किसान को उसकी लागत से ज्यादा भाव मिले अल्टीमेटली, तो सब लोग यहाँ पे यही चाहते हैं ना, उसमें उनका योगदान हो ना हो, मिल तो रहा है ना कम से कम। किसान के कितने बड़े हमदर्द है बजरंग जी, अगर अच्छा भाव मिल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब सुनिए, अरे बीच में डिस्टर्ब ना करो। नहीं वो कहाँ क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई किसान को मिल रहा है तो हम दे रहे हैं? गर्ग साहब ये भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि भाई उनको ज्यादा भाव मिल रहा है तो हम दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मार्केट का भाव है, ज्यादा मिल रहा है। ओपन बोल रहे हैं कि मार्केट से भाव मिल रहा है, पब्लिक दे रही है, आरती दे रहा है या मिलर दे रहा है, सरकार कुछ नहीं दे रही। ठीक है, तो कह भी तो नहीं रहे ना कि वो दे रहे हैं, वो कहाँ कह रहे हैं कि वो दे रहे हैं? हमने तो कह रहे हैं कि मार्केट में मिल रहा है, मार्केट से मिल रहा है मार्केट। अब दूसरी बात, बजरंग जी ने छूट नहीं कहा कि देखिए इन्होंने वायदा किया था कि एमएसपी को जो है ना उसको कानून बनाएंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मतलब एक प्रवक्ता किसी कानून में झूठ नहीं बोल रहे थे। हमने ये कहा किसी कानून जब लागू किए और हमने आप लोग तो, अरे भाई अब ए बजरंग जी कम से कम झूठ ना बोलो भाई, झूठ बोलने से डरो थोड़ा सा। किसी कानून लागू किसान भाई इस बात को बेहतर समझते हैं क्या कहा कि हमने जो वायदा किया हम इसका कानून बनाएंगे। किसानों ने क्या कहा, हमें लिख के दो लोकसभा में। गर्ग साहब बस 1 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद आपको ही समझ दूंगा, आराम से अपनी बात रख लीजिएगा। थोड़ा सा सुनिए गर्ग साहब पूरा देश सुन रहा है। नहीं गर्ग साहब देखिए अकेले बोलेंगे। गर्ग साहब अपनी बारी में बोलेंगे तो पूरा देश आपको और अच्छे तरीके से सुनेगा ना। पहले उधर बात कंप्लीट हो जाए, फिर आप जवाब दीजिए आराम से। देखिए बजरंग जी ने बड़ा झूठ बोला। बजरंग जी बोले देखिए हमने किसान की फसल जो एमएसपी पे खरीदी है, इनसे ये पूछिए 10 साल हरियाणा में हुड्डा साहब रही है, एक दाना बाजरा 10 साल में एमएसपी खरीदा आपने? 2009 खुद था हरियाणा कन्फर के विभाग ने खरीदा। और मुझे बताइए सरसों का एक दाना खरीदा था आपने एमएसपी पे? बाजरा एक दाना एमएसपी पे खरीदा था आपने? क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ के भाई? किसान आज भी इस बात को याद करके कहता है कि हुड्डा साहब का कार्यकाल हरियाणा के किसान के लिए काला अध्याय था। ना आपने सरसों खरीदी किसान की, ना सूरजमुखी खरीदी, ना आपने बाजरा खरीदा, और फिर यहाँ बैठ के आप झूठ बोल रहे हो कि आपने किसान का अनाज खरीदा एमएसपी। झूठ क्या होगा? दूसरी बात, मुझे एक और बात बताइए, आपने धान की एमएसपी 2009 में कितने रुपए बढ़ाई थी? मुझे ये बता दीजिए आप। ठीक है, आप ये बता दीजिए 2009 में कितने रुपए एमएसपी बढ़ाई थी धान की? ठीक है, गर्ग साहब जवाब देंगे। जानकारी होगी जी। हमारे राज में था कांग्रेस, तेरे राज में धान गया जहाज में, दीदी उड़ी जहाज में। आपने
1960 रुपए धान की एमएसपी थी, आपने अरबों रुपए घोटाला किया। धान के अंदर वो 1960 की एमएसपी थी, वो 1600 रुपए पे किसान नेता बैठे हैं, वो आपने 1600 रुपए किसानों को दिए, 360 रुपए तक आपने किसानों के खाए। आप कहते हो बिजली, हम खेतों में 24 घंटे बिजली देते हैं, जनरेटर की जरूरत नहीं है। एक बात सुनो आयुष जी, इनको रोको, इनकी पूरी बात का जवाब देता हूँ। ठीक है प्रवीण जी, आप सुन लीजिए। आयुष जी इनको इन्होंने प्रवीण जी अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब इन्होंने आयुष जी कहा, प्रवीण जी आप गर्ग साहब की बात का जवाब सुने। हाँ गर्ग साहब, इन्होंने कहा खेतों के अंदर इंजन की कोई जरूरत नहीं है, खेतों में जनरेटर की जरूरत नहीं है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ, खेतों के अंदर 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं है। आज इतना बुरा हाल है शहरों के अंदर, इस शहरों के अंदर भी 14 घंटे बिजली का कट चल रहा है। कहा खेतों में आप बिजली दे रहे हो, और जहां बार बार ये कहते हैं भी एमएसपी की बात करते हैं, ये कहते हैं भी धान की बात करते हैं। 1960 रुपए मैं रिपीट कर रहा हूँ, धान का एमएसपी था। आपने किसानों को कैसे लुटा? वही धान आपने 1500 से लेके 1700 तक किसान का खरीद कर अरबों रुपए का चूना लगाया, जिसका पूरा, जिसके आपके पीके दास जो इसके कमिश्नर थे। बजरंग जी, आपने अगर इतने अच्छे काम किए थे, मेरा तो केवल एक ही सवाल है आपसे, अच्छे तो क्या प्रदेश के किसान ने आपके ये हालात कर दिए? मुझे तो इस बात का जवाब आपने एक काम अच्छा किया। क्या वजह हुई 2014 में आपको रोटी खानी पड़ी? क्या वजह हुई हरियाणा में आपको 2 रोटी खानी पड़ी? केंद्र में क्या वजह आपको लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा तक नहीं जनता ने दिया? 100 नंबर इस बात के देता हूँ, आपने भाई को भाई से भिड़ाने का काम। मैं तो केवल एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, आपने पूरे देश के अंदर। चलिए ठीक है गर्ग साहब, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है। एक सेकंड, आप पंजेटा जी। हाँ पंजेटा जी, पंजेटा जी। जी आयुष जी, देखिए बात हो रही थी किसान को एमएसपी की। मैं तो ये कहता हूँ कि हम राजनीति ना डालें किसानों के मुद्दे में पे लेकर, और आप चडोनी और राजेवाल के साथ सारे किसानों को एसोसिएट मत कीजिए। मैं इसी वजह की डर था कि मेरे को कि भाजपा करेगी, और इन्होंने यही काम कर दिया। आज भाजपा को बोलने का मौका नहीं दिया। आप कितनी गैर तार्किक बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आप ये बताइए, क्या चडोनी साहब और राजेवाल साहब को इनका नेता नहीं बना रखा इन्होंने? हम थोड़ी बात कर रहे हैं। गलत है, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। इनको बोलो ना, आप हमें ना बोलो, इनको बोलो। नहीं आपको, आज मैं वही कह रहा हूँ ना, जो भाजपा को मिल गया मौका बोलने का, मैं वही कह रहा हूँ। अब मैं बात आता हूँ मुद्दे के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा मिनिमम, और बहुत से किसान है, हजारों में, 100 के नहीं हजारों के किसानों में, खासकर उत्तर भारत के अंदर आपके पास पूरा राजनीतिक तंत्र है। आप कहीं से अपने सोर्सेज से पता कराइए, किसी पटवारी से पूछिए, किसी तहसीलदार से पूछिए, किसी आड़ती से रिपोर्ट ले लीजिए। आपको मेरी फिगर जो है, जो मैं टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी तथ्यों पे आधारित कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ, अपनी जमीन की फिगर दे रहा हूँ। मैं तो खुद अपनी जमीन की फिगर दे रहा हूँ भाई, मुझे किसी से लेने की नहीं। मेरे को तो आपके बारे में ये बताया 27 निकली आपकी, 22 आप कम बोल रहे हैं। आप 22 निकली भाई, 27 निकल जाता तो मजा आ जाता। 22 निकली है, 27 निकलती तो मजा आ जाता। तो फिर मेरे को गलत जानकारी है, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ठीक है, तो अगर जिसकी मैं बता रहा हूँ, जिसकी बेचारे की 3 क्विंटल निकली है, आपका 2150 रेट आप 300 ऊपर दे देते हो, 7350 की निकलेगी। आप ये बताइए, आज पट्टा 55,000 रुपए है, लागत 25 से 30,000 है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट अब बढ़ गई है, लेबर बढ़ गई है, तेल बढ़ गया। चलिए पंजेटा जी, अब मेरे पास समय नहीं, मुझे चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब किसानों को लेकर के जो एमएसपी है उसको लेकर कमेटी कैसे बनेगी, ये